दोस्तों नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव। चूँकि छत्तीसगढ़ में सातवाहन, मौर्यकालीन और वाकाटक वंशों ने शासन किया था, उनके साथ साथ ही गुप्त वंश जब था तो उनके राजवंश के जो क्षेत्राधिकार में था, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है, तो इसका अध्ययन हम करते हैं। फिर इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के जो लोकल राजवंश थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके शासनकाल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इनका जो शासनकाल था वो 319 से 500 ईस्वी के मध्य रहा है ना। तो गुप्त काल में जो छत्तीसगढ़ का जो नाम था, वो जो मध्य छत्तीसगढ़ था उसे दक्षिणापथ या कोसल के नाम से जाना जाता था, और दंडकारण्य को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य जो कि बस्तर को कहा जाता है। रामायण में इस क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से सुशोभित किया गया है। अगर हम जानें कि छत्तीसगढ़ में इस वंश के जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है, तो सबसे प्रामाणिक स्रोत है हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति। अब ये जो हरिसेन थे, ये समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के सबसे महाप्रतापी राजा थे, उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। तो इन्होंने एक प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक प्रशस्ति की रचना की है। पत्थर पर उन्होंने रचना लिखी है। उसमें इस क्षेत्र के दो राजाओं का वर्णन है। ये दो राजा हैं महेंद्र सेन और व्याघ्रराज। महेंद्र सेन जिसे वाकाटक वंशीय माना जाता है, और जो व्याघ्रराज है वो नल वंश से संबंधित है, जो कि बस्तर में शासन करते थे। तो इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वंश में कौन कौन से शासक हुए। तो सबसे पहले जो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त जो इस राजवंश के आदि पुरुष कहलाते हैं, उनके संबंध में साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद जो पुराणों में जिनका नाम मिलता है घटोत्कच, घटोत्कच के जो साक्ष्य हैं वो भी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते। और घटोत्कच के पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो जिनका शासनकाल जिनका राज्याभिषेक 319 ईस्वी में होता है। 319-20 ईस्वी के आसपास इसका राज्याभिषेक होता है। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। तो इसके संबंध में भी छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद जो शासक आते हैं समुद्रगुप्त। अब ये जो शासक समुद्रगुप्त था, ये बहुत ही महाप्रतापी राजा था, और ये अपना ऐश्वर्य पूरे भारत क्षेत्र यानी आर्यावर्त में अपना विजय का तिरंगा फहराना चाहता था। इसलिए ये अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने का बहुत इच्छुक था। कि इसके लिए इन्होंने 5 क्षेत्रों में अपना विजय अभियान चलाया था। उसमें से एक था आपका दक्षिणापथ अभियान, जिससे छत्तीसगढ़ संबंधित है। ये दक्षिणापथ विजय अभियान का जो वर्णन है वो हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति में है। हरिसेनकृत प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है। तो जो विजय अभियान होता है दक्षिणापथ विजय अभियान, दक्षिणापथ का अर्थ होता है दक्षिण भारत जाने का रास्ता। तो दक्षिणापथ जो उस समय जाते थे, चूँकि इसके किनारे में पश्चिम भाग में, छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत है, तो इससे जाना दुर्गम मार्ग प्रतीत होता था, इसलिए ये छत्तीसगढ़ होकर ये जाते थे। तो दक्षिणापथ विजय अभियान में जो प्रयाग प्रशस्ति हैं उसमें 2 राजाओं का वर्णन है, जैसे मैंने पहले बताया महेंद्र सेन, है ना। लेकिन इसके वंश का वर्णन नहीं है। लेकिन जो यहाँ के लोकल जो इतिहासकार हैं, इनके वंश के बारे में बताते हैं। कुछ इतिहासकार इसको वाकाटक वंशीय बताते हैं, और इतिहासकार श्याम कुमार पांडे इसको सरभपुरी वंश का बताता है। लेकिन हमारा जो ऑथेंटिक सोर्स है उसमें इसको वाकाटक वंशीय माना गया है। मैंने वाकाटक में बताया था कि MRP NPH ऐसे आपको याद रखना है। इनके शासकों का नाम महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, है ना, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और ये हरिसेन। तो जो महेंद्र सेन थे वो वाकाटक वंशीय थे।
और जो महाकांतार के जो शासक थे वो व्याघ्रराज, जो कि नल वंशीय थे। इसको समुद्रगुप्त ने हराया था। तो समुद्रगुप्त ने अपने जीते हुए क्षेत्रों के लिए 3 नीति लागू की थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह की नीति, है ना। तो अनुग्रह की नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र को उन्होंने करद राज्य बनाकर छोड़ दिया था। देखिए, जो हमारा एक जिला है छत्तीसगढ़ में, महासमुंद जिला, तो कहा जाता है कि महानदी के तट पर जब ये दक्षिणापथ विजय अभियान में आते हैं तो इनके जो सैनिक होते हैं वो महानदी के तट पर बहुत लंबे समय तक इनका ठहराव होता है। तो महानदी और समुद्रगुप्त दोनों के नाम मिलाकर इस क्षेत्र का नाम महासमुंद रखा गया था। तो महासमुंद का जो नामकरण होता है वो समुद्रगुप्त के नाम पर होता है। कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी थी, समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी ने इस क्षेत्र का नाम महासमुंद रखवाया था। इसके बाद है आपका प्रयाग प्रशस्ति। जैसे मैंने बताया कि वाकाटक नरेश महेंद्र सेन और नलवंशी राजा व्याघ्रराज का उल्लेख है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर टॉपिक में आपका कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो इसको याद रखिए। कोपरा का एक शिलालेख है। कोपरा के शिलालेख में रूपा देवी का वर्णन है, जो कि समुद्रगुप्त की पत्नी के रूप में इनका वर्णन मिलता है। इसके साक्ष्य हैं रूपा देवी के। फिर उसके बाद जो शासक होते हैं, रामगुप्त बहुत ही कमज़ोर शासक रहता है। इसका सिक्का छत्तीसगढ़ में दुर्ग के बानाबरस से मिलता है। ये 1972 में प्राप्त होता है। दुर्ग जिले का जो बानबरद है उसमें समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त तीनों के 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गुप्त वंशीय जो सिक्का मिला है दुर्ग बानबरस से प्राप्त हुआ है 1972 में। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही फेमस शासक हुआ गुप्त वंश का। ये क्या करता था, ये बहुत ही साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही इसका डिज़ायर था, इसलिए ये साम्राज्य विस्तार हेतु एक नीति प्रतिपादित किए, वैवाहिक नीति के अंतर्गत ये अन्य राजवंशों के बेटी या उनके बहन से शादी करके वो अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसलिए ये स्वयं विवाह किए थे ध्रुव स्वामिनी से। जो ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी है वो रामगुप्त की पत्नी रहती है, लेकिन ये इस पर मोहित हो जाते हैं और रामगुप्त की हत्या करके इससे विवाह कर लेते हैं। इनसे एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है प्रभावती। इस प्रभावती का जो विवाह होता है वाकाटक नरेश रुद्रसेन से होता है ना। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात ये जो क्षेत्र होता है वो प्रभावती और उसके बेटों और अवैध रूप से कहा जाए तो अनडायरेक्टली चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पास चली जाती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सिक्का मिला है, धनुर्धारी सिक्का मिला है, वो खरसिया से मिला है, रायगढ़ से। उसके बाद जो शासक होते हैं कुमारगुप्त, जिन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके जो सिक्के मिले हैं वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, जिसमें महेंद्र अंकित है। चूँकि ये महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करते थे, इसलिए ये जो सिक्के हैं कुमारगुप्त से ही संबंधित माने जाते हैं। इनके जो सिक्के मिले हैं वो पटाईवल्द में मिले हैं, रायपुर। इसमें महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त अंकित है। दूसरा सिक्का मिला है खैरताल, रायपुर से। तीसरा मिला है आपका बानबरद, दुर्ग से, जो मैंने पहले बताया। आरंग में मिला है आपका, आरंग रायपुर में है। यहाँ रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रत्न जड़ित मयूर सिक्का जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आरंग रायपुर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो है एक शासक होते हैं भानुगुप्त शासक होते हैं। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जिसे माना जाता है 510 ईस्वी का यह अभिलेख है, और सरभ वंशीय राजा सरभराज का इसमें वर्णन है। फिर गुप्त वंश में जो कवि होते हैं कालिदास, ये मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में करते हैं।
रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, जैसा सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा है आपका, है ना, जो कि महत्वपूर्ण है, और एक जोगी मारा गुफा है। तो कालिदास ने यहीं बैठकर मेघदूत की रचना की थी, और जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। आगे हम चलते हैं तो कुछ फैक्ट हैं गुप्त वंश से रिलेटेड, कि गुप्त काल में जो मल्हार था एक समृद्धशाली नगर था। मल्हार की मूर्ति कला में गुप्तकालीन विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। यानी कि मल्हार की मूर्ति कला किस वंश से प्रभावित है, ये आपको पूछ सकता है। तो गुप्तकालीन विशेषताएं यहाँ परिलक्षित होती हैं। यहाँ जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो गुप्त वंश की सभ्यता के प्रतीक हैं। एक फैक्ट याद रखिएगा कि गुप्त, वाकाटक और नल समकालीन थे। छत्तीसगढ़ के शासन का कुछ भूभाग गुप्तों के हाथों में कुछ समय के लिए रहा। देखिए, जब ये दक्षिणापथ अभियान में आते हैं, संभवतः उसी समय से गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है। देखिए, जो स्थानीय शासक थे वो गुप्त वंश का कैलेंडर अपने क्षेत्रों में चलाया करते थे, जिससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये गुप्त वंश की अधिसत्ता स्वीकार करते थे। चौथा फैक्ट है कि गुप्त काल को कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। और पांचवा हम देखें कि गुप्तकालीन जो स्थल है या स्थापत्य कला है वो 2 जगह मिलती है, जो ताला गांव का विष्णु मंदिर है, और बरम किला जो पुजारी पाली जो रायगढ़ का केवटिन मंदिर है। ये जो गुप्तकालीन मंदिर है ये नागर शैली में बना हुआ है और लाल ईंटों से बना हुआ है, जो कि गुप्तकालीन शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे हम चलें तो हम देखें कि जो आरंग का सिक्का मिला है, आरंग का सिक्का कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का है, और 7 सिक्के यहाँ चंद्रगुप्त के मिले हैं। देखिए, 2017 में गुप्तों के 27 सिक्के मिले हैं, जो कि रायपुर, दुर्ग, बालोद, महासमुंद क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिक्के जो मिले हैं गुप्त वंश के ही मिले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिक्के किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से ही संबंधित हैं। जैसे मैंने बताया कि गुप्त शैली में जो मंदिर निर्माण हुआ है वो कौन सा है, ये परम किला, ये पुजारी पाली आपका रायगढ़, ये तेलिन माई मंदिर और केवटिन मंदिर, और जो तालाग्राम है बिलासपुर, वहाँ विष्णु मंदिर प्राप्त हुआ है। तो ये लाल ईंटों से बने हुए हैं, है ना। आगे हम चलें कि गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है या सिक्के हैं वो इन स्थानों से संबंधित है। तालाग्राम बिलासपुर, ये आपका परम किला या पुजारी पाली रायगढ़, और ये आपका महासमुंद, और ये आरंग। जैसे महासमुंद का संबंध आपका समुद्रगुप्त से है, और आरंग में आपके सिक्के प्राप्त हुए हैं। दुर्ग के बानाबरस से भी कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अगर आपको पूछे MCQ में कि गुप्त वंशीय सिक्का कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बानाबरस दुर्ग में प्राप्त हुआ है। आगे हम 2 जगह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे स्थल परिचय आपका साथ साथ ही कंप्लीट होते जाए। तो इसमें हम तालाग्राम को लेते हैं। तालाग्राम बिलासपुर में स्थित है। ये तालाग्राम बिलासपुर में बिलासपुर से लगभग 27 किलोमीटर के आसपास ये तालाग्राम स्थित है। और ये मनियारी नदी के तट पर स्थित है ना। तालाग्राम में एक देवरानी जेठानी का मंदिर है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है ना। देवरानी जेठानी मंदिर जो है एक शैव मंदिर है। संभवतः ये जो स्थल है वो शैव स्थल है। तालाग्राम किस धर्म से संबंधित है, तो वो है आपका शैव मत से संबंधित है आपका तालाग्राम। कि यहाँ मान्यता ये थी कि सरबपुरी शासक जब शासन करते थे तो 2 रानियों ने ये मंदिर बनवाया था। पुरातत्ववेत्ता जो हैं इसका जो काल है वो 5वीं-6वीं शताब्दी ये घोषित करते हैं। और ये जो मंदिर है वो लाल बलुए पत्थरों से बना हुआ है ना। जो लाल बलुए पत्थरों से ये गुप्तकालीन शिल्प और स्थापत्य कला का एक अचूक नमूना है। और जो जेठानी मंदिर है वो कुषाण स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि दोनों मंदिर 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य बने हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो आपका देवरानी जेठानी मंदिर है वो सरबपुरी शासकों के काल में ही बनाया गया था,
है ना, 5वीं-6वीं शताब्दी में। और जो देवरानी मंदिर है वो लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है, और जो जेठानी मंदिर है वो कुषाण स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करता है ना। देखिए, जो देवरानी मंदिर है, देवरानी मंदिर के द्वार पर रुद्र शिव काल पुरुष की प्रतिमा है। ये जो रुद्र शिव काल पुरुष की जो प्रतिमा है वो 1500 वर्ष पुरानी अद्भुत प्रतिमा है, जिसके जो 11 अंग है वो विभिन्न जीव जंतुओं के मुखाकृति से निर्मित हुए हैं, जिसमें ये लगता है कि ये बहुत ही क्रोधित है, रौद्र भाव इसमें संचारित होता है। ये जो प्रतिमा है वो 5वीं-6वीं शताब्दी में सरभपुरी शासकों के काल में बनाई गई थी। रुद्रशिव काल पुरुष की प्रतिमा जो 1873-74 में इस मंदिर की जो सूचना देते हैं वो बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर फिशर ने पुरातत्ववेत्ता बेगलर को दी थी, है ना। इसके जो स्थापत्य प्रतीकों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो स्थल था वो विभिन्न संस्कृतियों की धर्मस्थली रही होगी। संभवतः यह जो क्षेत्र थी वो शैव पूजक थी, और ये तांत्रिकों की अनुष्ठान स्थली थी, है ना, और ये वाम मार्गियों की तंत्र साधना स्थल था। यहाँ बहुत सारी तांत्रिक मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ जलेश्वर शिव मंदिर भी प्राप्त हुआ है। आगे हम देखें तो एक पुजारी पाली है जो रायगढ़, वो जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। यहाँ केवटिन मंदिर प्राप्त हुआ है। केवटिन मंदिर में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि 12वीं शताब्दी का है, और जिसकी लिपि जो है वो नागरी लिपि में लिखा गया है, और ये वर्तमान में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में सुरक्षित है। ठीक है, तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन राजाओं का जो प्रभाव था ये आपका कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में यहाँ के स्थानीय शासकों ने क्या क्या कार्य किए थे, और उनकी स्थापत्य कला के संबंध में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।